हेलो फ्रेंड्स, एडूनामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 का अपडेटेड बुक देखेंगे और यह 38वीं से लेकर 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का सोल्यूशन इसमें दिया गया है और साथ साथ सीडीपीओ 2022, सीडीपीओ 2018, सीडीपीओ 2005, बीपीएससी टीआरई 1 अगस्त 2023 और बीपीएससी टीआरई 2 दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ उसका सारा क्वेश्चन का सिलेवार आंसर दिया गया है और इसमें 1992 से 2023 तक सारे प्रश्न को हल सहित दिया गया है और ये 2024 का अपडेटेड बुक है। तो शुरुआत करते हैं। आज हम बिहार के ज्योग्राफी से। पहला क्वेश्चन है बिहार भूगोल को चैप्टर का। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यह सोवियत रूस के साथ के सहयोग से बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था। बरौनी रिफाइनरी कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है। बिहार स्थित इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1965 में, कब 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ, जो वर्तमान में अभी रूस है, उसके सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ निर्मित किया गया था। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? मेल नहीं खाता है तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पटना वैशाली, जबकि पटना मुंगेर मेल खाता है। पटना मुंगेर गया अरवल, ठीक है, तो पटना वैशाली गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो पटना और वैशाली, यह जो नॉर्थ गंगा का है। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा है। पटना मुंगेर गया अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली उत्तरी गंगा में क्षेत्र में आता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी है जो इम्पोर्टेंट है। तो बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा जमुई जिला। बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, क्वार्टजाइट और सिलिका बालू इत्यादि भी पाया जाता है। यह जिला तंबाकू उद्योग एवं तसर रेशम उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। जमुई जिला वर्ष 1991 में मुंगेर जिले से अलग होकर बना था। वर्तमान समय में यह मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है। कौन? ये जमुई, ठीक है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। त्रिवेणी नहर का निर्माण है जो गंडक नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 30 मीटर है, 30 मीटर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे एग्जाम का, जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है और ये हम बार बार बोलते नहीं रहेंगे। आप खुद ही है जो वीडियो के नीचे है जो इसमें देखते रहेंगे, ठीक है। कोसी मैदान की माध्य औसत ऊंचाई है समुद्र तल से लगभग 30 मीटर की है। कोसी का मैदान मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। कोसी का मैदान मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। यह क्षेत्र कोसी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित बाढ़ की स्थिति का सामना करता रहता है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि दामोदर को बंगाल का शोक और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहाँ पे? तो ये सोनपुर में होता है, सोनपुर में। ऑप्शन डी हो जाएगा सोनपुर। तो बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सातवां प्रश्न है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो यह आहर पाइन कहलाती है। आहर पाइन, अब यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो आहर पाइन का मतलब समझते होंगे। आहर पाइन में जो छोटे छोटे इस टाइप से बना दिया जाता है और उससे पानी है जो फ्लो होता है। तो दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहर पाइन कहलाती है। इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रतिधारण तालाबों एवं वाहिकाओं और नहरों का प्रयोग किया जाता है। थॉर्नबेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो ये C2 जलवायु है, C2। थॉर्नबेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 प्रकार की है। C2 जलवायु नमी युक्त उप आर्द्र
जलवायु है, नमी युक्त उप आर्द्र जलवायु है। C2 याद रखें। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो इसका कारण है कि सूखी सहिष्णु फसल है, यानी कि यह सूखा में भी है जो ये फसल उपजाया जा सकता है। मोटे अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, भविष्य की फसल मोटे अनाज, क्योंकि ये पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। इसमें सूखा सहिष्णु, प्रकाश असंवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के प्रति अनुकूलता पाई जाती है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कहाँ पे? कुर्सेला में। कुर्सेला इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, कोसी नदी बिहार राज्य के कटिहार जिले के कोसी नदी बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला गांव में गंगा नदी से मिलती है। इसे सप्त कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बिहार की अन्य प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी में जो आकर मिल जाती है। यह नदी बिहार में मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। कहां से? पश्चिम से पूरब की ओर ये नदियां बहती है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल और बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये इसका आंसर मिट्टी के लिए। बलथर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, ताल मिट्टी, करेल मिट्टी, ऐसे सर बिहार में मिट्टी के लिए नाम है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बलसुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्रों में, कहाँ पे बलसुंदरी मिट्टी पूछा गया क्वेश्चन है कि बलसुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगर क्षेत्र में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। बलथर मृदा गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा और छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के बीच में पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर ये ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है। ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर। कहलगांव कहाँ पे है? पूछा गया बीपीएससी में क्वेश्चन है कि कहलगांव है जो भागलपुर में है, कांटी मुजफ्फरपुर, बाढ़ पटना और नबीनगर औरंगाबाद बिहार में स्थित ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से शायद एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका आंसर होगा। बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर और गया है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। गया जिला स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा यानी कि हैंडलूम, रेशम एवं जूट उद्योग सम्मिलित है। इस प्रकार प्रश्न में एक से अधिक आंसर सही है। बिहार में कानून द्वारा गोवध यानी गाय का वध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1955 में। 1955 बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया था। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन होता है? तो ये राबड़ी देवी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे बिहार विधान परिषद में। अभी कौन सा है देख लेते हैं। तो वर्तमान में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? सम्राट चौधरी। अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी अभी बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? 2 बार बिहार का राज्यपाल इसमें से कौन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई यह बिहार के 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1979 को पदभार संभाला और 15 मार्च 1985 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद उन्होंने 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल का पदभार संभाला और 26 अप्रैल 1998 तक इस पद पर बने रहे। 19 नंबर क्वेश्चन है
कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी जनता दल मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के ये मुख्यमंत्री रहे महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कौन सा? तो बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर खड़गपुर पहाड़ियां हो जाए। खड़गपुर पहाड़ियां। खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की पहाड़ियां हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्या क्रम की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है, जो तृतीय क्रम यानी टर्शियरी सेक्टर की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। इसको ध्यान रखें, पूछ सकता है क्वेश्चन कि खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्या क्रम की। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है, जो तृतीय क्रम की है, और उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास हो जाएगा। रोहतास जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, यह विंध्या वाला है। बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले जिला दक्षिण पूर्व बिहार यानी साउथ ईस्ट बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी यानी रोहतास में पाई जाती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में है पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार के पश्चिम चंपारण जिलों में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। पीडमोंट दलदल मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिम उत्तर भाग राज्य के पीडमोंट दलदल मिट्टी, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिम उत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरा है तराई मिट्टी, जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तीसरा है गांगे जलोढ़, यह बिहार का मैदान गांगेटिक जलोढ़ यानी कि दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्मयोनी हिल ब्रह्मयोनी पहाड़ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर गया हो जाएगा। गया में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर स्थित नगर है। 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार, जो पलामू झारखंड में है, उससे निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर व दरघा पुनपुन की सहायक नदियां कौन कौन है? तो पुनपुन की सहायक नदियां मोरहर व दरघा। 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिथिला मैदान। कह रहा है बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मिथिला मैदान है। जबकि गंगा सोन विभाजन, मगध मैदान और अंग मैदान ये सारे झारखंड से अपनी बॉर्डर सीमा साझा करते हैं। बिहार का मिथिला मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान और मगध मैदान का भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर दिया हो जाएगा। दिया। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण दिया से संबंधित है। दियारा भूमि का वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बना है। दियारा शब्द दिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग के रूप में पंजीकृत नहीं पूछा है? कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया, जबकि 28 नवंबर 2017 के भौगोलिक संकेत जर्नल के अंक में बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान यानी कतरनी धान, कतरनी चावल,
एवं मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पादक भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध है, यानी तीनों को दिया गया है। ऑप्शन में शायद एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो यहाँ पे मूंगा रेशम बिहार के में नहीं है, जबकि कहाँ है, तो असम में। असम का जीआई टैग प्रोडक्ट है मूंगा रेशम। जबकि मगही पान है, कटरनी चावल या कटनी धान, जर्दालू आम, ये सारे बिहार के भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रोडक्ट है। यहाँ ऑप्शन सी होगा। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ये अमरकंटक पठार है, अमरकंटक पठार। सोन नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है और अंत में बिहार के पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। यह 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है। पूछ रहा है कहां से गंगा नदी नहीं बहती है प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी और मगध से नहीं बहती है गंगा नदी। दरभंगा मुंगेर से जानते हैं बहती है, तिरहुत सारण से, पूर्णिया भागलपुर, ये सारे प्रशासनिक विभागीय जोड़े हैं जो जहां से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रवाहित नहीं है। विकल्प डी है जो सही उत्तर है। बिहार राज्य में गंगा नदी किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो टोटल बिहार राज्यों में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 है। बिहार के 12 जिले गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसमें सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है, जहां से गंगा नदी बहती है। तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। फिर से देखते हैं कि बिहार के यह 12 जिलों से गंगा नदी है जो बहती है, जिसमें सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी कहाँ पे है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है जहां गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 97 किलोमीटर है। तो सजाने के लिए भी दे सकता है कि पहले पटना, उसके बाद भागलपुर आता है गंगा की लंबाई में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। बल्कि ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिणी दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती है। तो सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पे सोन और पुनपुन ऑप्शन में नहीं है, जिस कारण से ये सारे नदियां जो अभी ऑप्शन में देख सकते हैं आप, बागमती, कोशी, कमला, गंडक, ये सारे बिहार के ऐसे नदियां हैं। तो सारे किस में आते हैं, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन जाता है, तो इधर से सोन, पुनपुन, ये सब सारी नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, गंगा नदी में मिलती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी है जो नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है और यह रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार यानी नॉर्थ बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, तो CWG से। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों जैसे कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट
उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान यानी कि एलुवियल सॉइल में बांटा गया है। दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व ए तथा दक्षिण पश्चिम बी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल है, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल है। इसको याद रखें कि नॉर्थ वेस्ट जोन में कुल 12 जिले शामिल है और जबकि नॉर्थ ईस्ट जोन में कितने हैं तो 8 जिले हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल है, जिसमें से दक्षिण पूर्व जोन ए में 6 जिले, दक्षिण पश्चिम जोन बी में 11 जिले शामिल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिमी जोन में शामिल है, टोटल 12 जिले हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है, न्यू एलुवियल सॉइल। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों और गाद के निक्षेपण से यानी डिपोजिट से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर, देखिए पूछ सकता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं तो खादर कहते हैं, जबकि पुरानी को बांगर कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है तो ये पूर्णिया, इसका आंसर है पूर्णिया। देख सकते हैं जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 मिलीमीटर आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 81%, असम 8.78% तथा बिहार 7.94% करता है। बिहार का जूट उत्पादन में तीसरा स्थान आता है। और ध्यान रखना है कि जूट को गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं, जबकि कपास को वाइट सिल्वर के नाम से जानते हैं। कुछ किसको तो कपास को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए कहा है? मंडल बांध परियोजना तो ये उत्तरी कोयल नॉर्थ कोयल नदी पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव रखी है। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनी नगर में उत्तर कोयल यानी कि मंडल डैम परियोजना के सिंचाई और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में स्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी पूछ सकता है क्वेश्चन, इस पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर गंडक हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। कहां पे? बंजारी में सीमेंट उद्योग है। कौन सा झील है जो बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर अनुपम झील हो जाएगा, अनुपम झील। सुखना झील जानते हैं कहां पे? हरियाणा में है सुखना झील। सांभर राजस्थान में है, सांभर राजस्थान में। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। कामा झील हरियाणा में, सुखना झील चंडीगढ़। उत्तर बिहार यानी नॉर्थ बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कोसी एक नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के नॉर्थ पार्ट में बहुत ज़्यादा मतलब कि तबाही, भूकंप ये बाढ़ से मचाती है और बहुत ही जानमाल की हानि भी पहुंचाती है।
उत्तर बिहार का लगभग 7.3% क्षेत्र 7.3% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है, तो देख लेते हैं। तो बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में कुल बोई गई भूमि यानी कि ग्रॉस सोन एरिया 7,264.5 हजार हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.61% है। लगभग 77.61%। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। ऑप्शन डी हो जाएगा 16 करोड़ टन। बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाए जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 4437.18 मिली टन या 1 अप्रैल 2023 के अनुसार है। तो प्रश्नकाल में बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, 16 करोड़ टन था। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, इसका देख लेते हैं। उपयुक्त प्रश्न एवं उसके लिए दिए गए विकल्प दोनों गलत है। इस प्रश्न में का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी कि ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपग्रही आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर लगभग 7.84% है। अति सघन वन क्षेत्र 333.442 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट 3761.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ, कैमूर में, पश्चिम चंपारण और रोहतास तथा न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले जिले हैं शेखपुरा, दूसरा अरवल और तीसरा जहानाबाद। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, तो भभुआ है, जमुई है, उसके बाद नवादा। और न्यूनतम वन आवरण वाले प्रतिशत वाले जिले हैं तो शेखपुरा क्षेत्रफल में और प्रतिशत में दोनों आधार पे है, जो वन आवरण में सबसे कम है शेखपुरा, उसके बाद सिवान और बक्सर। तो इसको है जो सीरीज को याद रखें, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन या वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन्य क्षेत्र कितना है, 7.84% है। 7.84%, इसको याद रखें। देख सकते हैं ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा सकता है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत कितना है लगभग, तो ये 1997-98 क्वेश्चन है। अभी के अनुसार 2021 के अनुसार है क्या, तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग पर वन है 7.84%। कारा बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत कितना है लगभग, तो उस समय था 15.7। ठीक है, 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र 7.84% भाग पर वन है। ठीक है, और टोटल है कितना, तो लगभग 24% के आसपास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर पश्चिम चंपारण हो जाएगा। पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनों में से घिरा हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण में कुल वन 903.34 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 249.34 अति सघन और 548.47 मध्यम सघन एवं 105.53 वर्ग किलोमीटर खुले वन है यानी ओपन फॉरेस्ट है। 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो बिहार का कौन सा ऐसा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कटिहार हो जाएगा। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में भागलपुर है, उसके बाद दक्षिण पूर्व में यानी कि साउथ ईस्ट में पूर्णिया स्थित है, और पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है, पटना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है,
तो इसमें कोई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो 1995 का पूछा गया है। अभी वर्तमान में 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का क्षेत्रफल है। तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य गठन के बाद बिहार का क्षेत्रफल अब वर्तमान में 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 17 है, अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आंसर हो जाए 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त कहां से होता है, तो ये झरिया से, झरिया झारखंड से। अवरक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अवरक जो झारखंड का है भाग, उसे प्राप्त होता है। बिहार के नवादा जिले में अवरक का भंडार है। कहाँ पे, बिहार के नवादा जिले में पूछ सकता है क्वेश्चन, नवादा जिला याद रखें। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ पे, तो ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली मिट्टी के रूप में विस्तृत है। तो याद रखिए, बिहार राज्य के कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी क्या है, तो इन सबों से नई है। तो पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। इन सबों से है जो नई है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की सोमेश्वर यानी कि सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है, यानी कि न्यू जो माउंटेन रेंज है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ पे बसी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हुई है। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजातियां संकेंद्रित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नवनिर्मित झारखंड राज्य के बाद मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की संख्या, कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संथाल, हो जाएगा संथाल। बिहार की प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, गोंड और खरवार है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या है, तो संथाल है बिहार की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर 55.68% है। बिहार में जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है, तो 55.68% है। और बिहार में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कौन सी है, तो संथाल है, इसको याद रखें। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा गंगा नदी किनारे। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर यानी कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी से सटे 13 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा दी जा रही है। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये NH23 है, NH23 राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट तथा थिथैतनगर को जोड़ता था। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं: 27 ईस्ट वेस्ट, 31 33 231 327 227 22, 120 19
जियो आदि। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई है तो NHAI के 31 अगस्त 2021 यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 31 अगस्त 2021 के तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5940 किलोमीटर है, 5940 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई कितनी है 487 किलोमीटर, और इसकी पूरे डिस्टेंस याद रखें 5940 किलोमीटर। पूछा है कि बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो आपने देखा 5940 किलोमीटर अभी तक इसकी लंबाई है NHAI की रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक। छोटा नागपुर के जंगल क्या है? जंगल है, छोटा नागपुर के जंगल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पतझड़ है और सवाना टाइप के है। छोटा नागपुर के जंगल कैसा है? तो पतझड़ और सवाना टाइप के है जंगल। और छोटा नागपुर को है जो भारत का रूर कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन है जो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से किया जाता है। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें महुआ, खैर, शेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों यानी कि झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र यहाँ वहाँ वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ पे स्थित है? बिहार में भारी मशीन यानी हैवी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, रांची में। उस समय की क्वेश्चन है, 2000 से पहले का। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माता प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करता है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है कहां से? तो ये सिंहभूम से, सिंहभूम से। टाटा लौह इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहां पे? पश्चिम चंपारण में। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? 2000 से पहले संयुक्त बिहार यानी झारखंड और बिहार के हजारीबाग में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है? तो ये भीमबांध है, भीमबांध मुंगेर में है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। बिहार के मुंगेर जिले में। इसकी कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, गया जिले में है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, और राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव यानी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गया जिला हो जाएगा। निम्नलिखित में से गया बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? बिहार के गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। तो इसका उत्तर बोकारो है, चंद्रापुर है, संतालडीह। बोकारो, चंद्रापुर, संतालडीह कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार अब झारखंड में स्थित है। बोकारो, चंद्रापुर जो चंदपुरा, संतालडीह 3 थर्मल पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में स्थित है। वर्तमान में बिहार में बरौनी है, बाढ़ है, कहलगाम जो भागलपुर में है। यह कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन NTPC के द्वारा संचालित है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा संचालित है। बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव। आप जानते हैं बरौनी है जो बेगूसराय में आता है, बाढ़ है जो पटना जिला में, और कहलगांव ये भागलपुर क्षेत्र में आता है। यहाँ पे कहलगांव और पीरपैंती भी है जो भागलपुर में आता है। बिहार में लीची उत्पादन है तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के उत्पादन का कितना है? तो 40% है, 40%। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा।
देख सकते हैं कि मई 2017 की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार देश में शीर्ष लीची का उत्पादक राज्य है। लीची के उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 40% है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है मैथन डैम। बिहार में मैथन उत्पादन क्या करता है, तो ये जल शक्ति यानी कि हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। मैथन डैम कहाँ पे है, झारखंड में है। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पे किया गया है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि मैथन डैम किस पे बना है, तो दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पे बना है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। मैथन जल विद्युत स्टेशन है पश्चिम बंगाल में, जबकि मैथन डैम कहाँ है, तो झारखंड के धनबाद जिला में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, तो ये 45.85%। ऑप्शन बी हो जाएगा 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पहले संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। अतः पुराने बिहार राज्य का लगभग 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं, तो अभी बिहार में वर्तमान में 37 जिले रह गए थे उस टाइम, और अभी वर्तमान में 38 जिले हैं। झारखंड बनने के बाद बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड गठन से पहले बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए थे। वर्तमान में बिहार के कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं, 38 है। और 38वां जिला कौन बना है, तो ये अरवल है बना है, जो अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया है। अरवल 2001 में। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 89.20 लाख हेक्टेयर, यानी कि 89.20 लाख हेक्टेयर बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः है। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान 2021-22 बिहार का लगभग 82.49 लाख किलोमीटर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। मोरी जाना जाता है किसके लिए, मोरी, तो यह एल्यूमिनियम प्लांट हेतु एल्यूमिना प्लांट हेतु मोरी जाना जाता है। मोरी में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है। मोरी में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मोरी कहाँ पे है, तो झारखंड में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मोरी में स्थापित है, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। ऑप्शन ए हो जाएगा एल्यूमिनियम। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि 82.5 डिग्री से क्या है, तो पूरब में स्थित है। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर में से होते हुए गुजरती है, उससे निर्धारित समय का किया जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। यहां देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। 9 जिला कौन कौन है देख लेते हैं। तो पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिलों से संबंधित है। तो पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिला से संबंधित है, और यह टोटल 13 जिलों से अपना सीमा बनाता है पटना। सॉरी, यहाँ पे यदि हमने 13 बोल दिया तो यहाँ पे 9 जिला है। तो पटना से 9 जिला टच करता है, सीमा बनाता है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो ये 50% से अधिक। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.03 लाख हेक्टेयर है,
तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80% है। पूरब में बंगाल का दुख यानी सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? तो दामोदर है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी और उड़ीसा का शोक है जो महानदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है और दामोदर नदी को कहा जाता है कि यह एक बायोडेजर्ट रिवर है यानी कि जैव मरुस्थलीय रिवर है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो ये गेहूं है। गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। कुल खाद्यान्न उत्पादन 18,486.9 हजार टन हुआ था। धान जिसमें 7,717.13 हजार टन, गेहूं 6,889.8 हजार टन, मक्का 3,470.9 हजार टन मक्का हुआ था। धान, गेहूं, मक्का। वर्ष 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार सरकार को दिया गया था और चना का उत्पादन कितना किया? तो 54.40 हजार टन किया था। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो आपने देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं और मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो ये आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ सफिशिएंट। बिहार कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है यानी सेल्फ सफिशिएंटी, यानी कि अपना खुद का ये कंज्यूम करता है, अपना खुद ही प्रोड्यूस करता है, खुद ही कंज्यूम कर लेता है। कोई भी नहीं एक्सपोर्ट करता है, नहीं सेल करता है। 82 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सत्य है? तो बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, कोयला का तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में अलग किया गया था, ये भी स्टेटमेंट है जो गलत है। 1936 में किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, तो ये भी स्टेटमेंट है जो कह रहा है कौन सा सत्य है। ठीक है, इसमें सत्य पूछा है, सॉरी। इसका ये ऑप्शन सही है कि बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, यानी कि झारखंड के साथ रहा है तो रहा है। बिहार को उड़ीसा से वर्ष 1911 में नहीं 1936 में अलग किया गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा, ये स्टेटमेंट गलत है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, तो ये गलत हो जाएगा। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, नहीं है। बिहार में द्विसदनीय विधान पालिका है। बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य के बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा है। उड़ीसा को 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से बॉर्डर टच नहीं करती। बिहार में द्विसदनीय विधायिका यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है जो रांची में है? तो ये लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्न खनिजों के भंडार पाए गए हैं, जैसे कि बाइराइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क, क्वार्ट्ज जिसे सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं SiO2, स्टीराइट, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, फेल्सपार, एंडुलसाइट, ग्रेनाइट। उपयुक्त विकल्पों में 2 विकल्प ए और डी सही है, किंतु वर्तमान में पलामू अपने मैग्नेटाइट लौह अयस्कों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। ठीक है, ए और डी हो जाएगा। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। इंडियन माइंस ब्यूरो रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार मूल्यानुसार देश के कुल खनिज उत्पादन में परमाणु और ईंधन खनिजों की को छोड़ करके बिहार का हिस्सा लगभग 3% है, मात्र 3%। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान आता है? तो यह दूसरा स्थान आता है। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार जब उस समय झारखंड में था, क्योंकि क्वेश्चन देख सकते हैं 1995 में पूछा गया है। तांबा उत्पादन यानी कॉपर का प्रोडक्शन करने में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है।
और खेतड़ी माइंस है जो राजस्थान में, वो कॉपर का उत्पादन के लिए जाने जाता है। निम्न में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला, लौह और मैंगनीज। पेट्रोलियम नहीं मिलता है। बिहार में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो कोयला, मैंगनीज, लौह। पेट्रोलियम नहीं होता है। तत्कालीन बिहार यानी कि वर्तमान झारखंड में, उस समय के झारखंड में कोयला, लौह अयस्क तथा मैंगनीज तीनों ही मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज कौन से हैं? तो लाइमस्टोन है, अब्रक है, पाइराइट है, क्वार्टजाइट है, स्टीराइट है। ये सारे अभी वर्तमान बिहार में पाए जाते हैं खनिज। लाइमस्टोन, अब्रक जिसे माइका बोलते हैं, पाइराइट, क्वार्टजाइट, स्टीराइट। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। देख सकते हैं 66 बीपीएससी पीटी 2020 में पूछा गया है और हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं। इसमें बीपीएससी टीचर एग्जाम जो 3.0 एग्जाम होने वाला है मार्च में, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। और इसके पहले हमने बिहार का इतिहास घटना चक्र का कर दिया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और यूपीपीसीएस का ऑनलाइनर फॉर्मेट यूथ कंपटीशन टाइम का देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के में दिया जाएगा, उसे आप जाकर देख सकते हैं, या फिर लास्ट में आपको इंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। बिहार में कैमूर, भभुआ जिसे बोलते हैं मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिला में यानी कि अब्रक है जो नवादा जिला, क्वार्टजाइट लखीसराय में, मुंगेर तथा नालंदा जिले में, और लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। देख लेते हैं कि बिहार में कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, माइका नवादा जिला में, और क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में क्वार्टजाइट, लेड जिंक बांका और रोहतास में पाया जाता है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त कहाँ से होता है? तो सिंहभूम जिले में। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? सिंहभूम जिले से। लौह अयस्क झारखंड जो तत्कालीन बिहार के सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त होता है। तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प डी है। वर्तमान बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है तो किसका है? तो ये चूना पत्थर का। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक किसका? चूना पत्थर का यानी कि लाइमस्टोन का। झारखंड से अलग होने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है, लाइमस्टोन का। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। वर्तमान में देश का लगभग 95% पाइराइट भंडार कहाँ पे है? पाइराइट का भंडार बिहार में है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार किसमें है? तो चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, लगभग 95%। आपने देखा चूना पत्थर आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में अब्रक का भंडार है? तो नवादा हो जाएगा इसका आंसर। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अब्रक का भंडार है, इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो यह सिंहभूम हो जाएगा, सिंहभूम। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी या भागलपुर में नहीं है, ठीक है। जबकि फर्टिलाइजर भरोही, सीमेंट बंजारी आपने देखा था, ऑयल रिफाइनरी जो बरौनी बेगूसराय में, सीमेंट बंजारी रोहतास साइड, फर्टिलाइजर्स भौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिक भागलपुर में नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखते हैं कि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। यह शेष युग्म जो दिया है उसको सही है, उसको देख लें। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों में, लॉन्गिट्यूड के बीच कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख लें, बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। 83 से 88, 83 19 से 88 17 है, याद रखें।
83 से 88 5 डिग्री का अंतर है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो विभाजन के बाद बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड है, तो टोटल 3 हो जाएंगे। तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 हो जाएगी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है कहाँ पे? तो ये बिहार में दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, इसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिफ्ट वैली। दामोदर, तापी, नर्मदा ये सारे नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि रिफ्ट वैली में, घाटी टाइप में। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन सी नदियां जो बिहार में गंगा से मिलती है? तो ये इसका हो जाएगा, चारों नदी हो जाएगा, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू रिविलगंज सारण के निकट, सोन नदी पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। ध्यान रखें, एक बार और पढ़ लेते हैं। गंडक नदी पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू रिविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। जबकि वही कोसी नदी के बारे में पूछा जाए तो कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। कहाँ? गंगा से, कटिहार के कुर्सेला में। बिहार का पहला रामसर साइट, रामसर स्थल कौन सा है? तो ये कांवर झील है, कांवर झील। जुलाई 2020 में कांवरताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 + 5, अभी हाल ही में जोड़ा गया 5 और, तो टोटल 80 रामसर साइट दिया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी किस पे? तो ये वनों पर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी, यानी फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है। यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं, आसानी से नहीं होता। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ उद्योग विकसित हुआ और न ही खनन कार्य संभव था। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो ये पटना में 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें स्थित थी, पटना में। रॉल्फ फिंच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो इसका आंसर आप जानते हैं, जमुई जिला से। तो बिहार के जमुई जिले में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार पाया गया है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम। 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को दिया गया था। पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बिहार में जंगल कितना फैला हुआ है? तो 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पे बिहार में जंगल फैला हुआ है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार बिहार में कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जंगल थे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 7.84% वन आच्छादन है, जो कुल क्षेत्रफल पर है। ठीक है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर और 7.84% है, जो इसको याद रखें। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.84%। IFSR 1999 के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सहित का वन आच्छादन 15.23% था। IFSR 2021 के अनुसार 7.84% क्षेत्र पर बिहार में वन है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी फॉल्स हुंड्रू जलप्रपात किस जगह के पास है? तो ये रांची के पास है हुंड्रू जलप्रपात।
हुंडरू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और जमशेदपुर है जो स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। कैमूर में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात स्थित है, तेल्हाड़ कुंड। एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये कांवर झील है, कांवर झील। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील, जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं, यह बिहार में कांवर झील है, यानी कनवार झील है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, रामसर साइट है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ये कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। बिहार की सस्य गहनता कितनी है? बिहार की सस्य गहनता इंटेंसिटी कितनी है? तो ये 128%। वर्ष 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2022-23 बिहार की सस्य गहनता 144% है, जबकि प्रश्नकाल के दौरान उसमें जो बिहार और झारखंड दोनों को सम्मिलित कर 128% था, अभी वर्तमान में याद रखें 144%। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा है लगभग? तो यह 10 गुना बढ़ा है, 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो चुका है। आज़ादी के समय कुल सृजित सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में 2020-21 में 81.91 लाख हेक्टेयर है, 81.91 लाख। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितने दिया है? तो अभी वर्तमान में आपने देखा है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, यानी कि नेट सोन एरिया बिहार में कृषि के अंतर्गत है। बिहार में कृषि के अंतर्गत कितना है? तो 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग का, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बिहार में प्रत्याशा और संभावना व्यक्त की जा सकती है। बिहार में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग और यानी कि खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई है। स्रोत है उद्योग मित्र पोर्टल, बिहार सरकार। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों यानी आधार वर्ष लेकर 2011-12 पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का अनुमान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31,316 रुपया, 31,316 रुपया, ऑप्शन ए। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2017-18 क्वार्टर में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था, जबकि इसी अवधि के दौरान स्थिर 2011-12 कीमतों पर यह 31,316 रुपये रहा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 क्वार्टर में वर्तमान कीमतों पर 54,383 रुपये, 54,383 रुपये, जबकि इसी अवधि के दौरान स्थिर 2011-12 कीमतों पर 34,465 रुपये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा, बेगूसराय। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 एवं 2022-23 के अनुसार दिए गए विकल्पों में विकल्प सी ही सही उत्तर है, बेगूसराय। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न 3 जिले हैं, क्रमशः पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर है, जबकि इसी अवधि के संदर्भ में ही आर्थिक रूप से सबसे गरीब जिले शिवहर, फिर अररिया और सीतामढ़ी है। तो सबसे गरीब कौन सा है? शिवहर है, जबकि सबसे अमीर पटना जिला है। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार बिहार वर्ष 2004-5 से ही लगातार राजस्व अधिशेष बना हुआ है, रेवेन्यू सरप्लस बनाए रखने वाला राज्य रहा है बिहार।
2018-19 में राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 1.3% था, 1.34%। राजस्व अधिशेष वर्ष 2014-15 तक लगातार बढ़ता रहा और इसके बाद 153% बढ़कर वर्ष 2017-18 में 14,823 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि 2018-19 में इसमें 52.5% की गिरावट आई और यह 6,897 करोड़ रुपए रहा। 2019-20 के बजट अनुमान में राजस्व अधिशेष यानी कि रेवेन्यू सरप्लस 21,517 करोड़ रुपए अनुमानित था। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में 14,577 करोड़ रुपए का वर्तमान राजस्व अधिशेष था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 39,520 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2022-23 में यह 27,954 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो इसको आप कुछ फैक्ट्स को याद रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप से है जो बीपीएससी पीटी पूछता भी है और टीचर में भी पूछा जा सकता है। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे, क्रमशः कितना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर यानी ग्रोथ रेट 2013-14 और 2017-18 के बीच में क्या था। तो बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन कितना था, कितना लाख टन, तो 3.15। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.15 टन, 3.15 लाख टन है, ठीक है। और उसका विकास दर कितना रहा, तो 6%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-22 के अनुसार प्रमुख अनाजों में मक्का और चावल दोनों के उत्पादन में विगत 5 वर्षों के दौरान क्रमशः 6% और 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2017-18 में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 3.15 लाख टन था। इसमें वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच 6% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। बिहार में सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी की अनुमानित संख्या कितनी थी, तो ये 8.17 लाख, जो बढ़ के अब तक हो चुकी है कितनी, तो 10 लाख पार कर गई है। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बिहार ग्रामीण आजीविकी प्रोत्साहन समिति यानी BRLPS, जो जीविका के नाम से प्रसिद्ध है, ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विगत एक दशक के दौरान सितंबर 2018 तक बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या 8.17 लाख से कम नहीं थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीविका ने राज्य में 1.27 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर खुद को राज्यव्यापी आंदोलन में तब्दील कर दिया है। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने थे। तो आपसे पूछेगा तो याद रखें 10.35 लाख, ठीक है, अभी 2022-23 के अनुसार। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी, तो कहां पे, ठाकुरगंज में, बिहार में ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज, जो किशनगंज जिला में है, स्थापित किया गया। विदित ज्ञान हो कि ठाकुरगांव की जलवायु असम से काफी मिलती जुलती है। बिहार में वर्तमान में लगभग 25 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जाती है। हालांकि किशनगंज जिला चाय की कृषि के लिए प्रमुख स्थान है, परंतु वर्तमान में पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिलों में भी यह चाय की कृषि प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर 2011 के अनुसार सही क्रम को चुनना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम क्या है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सीवान, किशनगंज, मधेपुरा। 2001 से 2011 के बीच दिए गए विकल्पों में सीवान, किशनगंज, मधेपुरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले जिले हैं। सीवान में 22.70%, किशनगंज में 30.44% और मधेपुरा में 31.1% जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में देखी गई थी। तो सबसे ज़्यादा मधेपुरा में 31.1% जनसंख्या वृद्धि दर,
30.44% किशनगंज में और 22.70% कहाँ पे, तो सीवान में। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में विचार करें। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। तो इसका स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है और बिहार 95% पायराइट का उत्पादन करता है। चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे, जमुई जिले में सोने के भंडार। तो तीनों स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें तीनों। प्रश्न में दिए गए कथन में सभी कथन सही है। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के खान भंडार पाए जाते हैं, परंतु विकल्पों में से कोई भी विकल्प तीनों कथनों को समाहित नहीं करता, अतः सही उत्तर विकल्प ई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जिस कारण से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जो तीनों, कोई भी सही नहीं है। इस कारण से यहाँ पे उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाए तो इस तरीके से सोच ले। यहाँ पे आपने देखा कि तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन कह रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं बना है जिसमें लिखा है 1, 2, 3 या सभी इसमें से सही है। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो ये शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में बिहार के सबसे पिछड़े राज्य क्रमशः कौन सा है, तो पहले स्थान पर शिवहर, दूसरा सुपौल और तीसरा मधेपुरा है। शिवहर, सुपौल, मधेपुरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के 3 सबसे पिछड़े जिले क्रमशः है शिवहर, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 18,682 रुपये। अररिया में ये दूसरा है, प्रति व्यक्ति आय 19,527 रुपये, तथा तीसरा सीतामढ़ी, प्रति व्यक्ति आय 20,631 रुपये। 122 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी यानी कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेट दर कितने, वीमेन फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितने प्रतिशत दर पर बिहार में दर्ज की गई। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में पाया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2020-22 के महिला कार्यबल भागीदारी दर यानी कि वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अनुसार बिहार में सबसे कम महिलाओं की भागीदारी कार्यबल भागीदारी है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4% और शहरी क्षेत्रों में 6.5% है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है, तो इस प्रश्न को बिहार लोक सेवा के आयोग के द्वारा है जो डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ये 68th बीपीएससी पीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया है, तो 1062 हो गया है और 1090 हो गया है। तो देख सकते हैं कि केंद्रीय बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ। कितना हुआ, तो 1062 से 1090 हो गया। ठीक है, 1062 से कितना हो गया, 1090 हो गया। 24 नवंबर 2021 के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2015-16 के सर्वेक्षण के 1062 से बढ़कर 2020-22 में लिंगानुपात 1090 हो गया है, सेक्स रेशियो। इसको याद रखिए, 1090। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये 2.5% यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के प्रभाव के कारण 2.5% ही बढ़ा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार ने वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि दर्ज की है। कब? 2021-22 में। इसको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022-23 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण बिहार 2022-23 के अनुसार बिहार ने वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि दर्ज की है। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही दिया गया है? यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन दिया गया है, तो इसका हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2020-21 में भारत में सबसे कम विकास दर रहा, 2.5% वाले राज्यों में शामिल रही। वहीं बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां अधिकतर प्राथमिक वस्तुएं का उत्पादन किया जाता है। बिहार के व्यावसायिक ढांचे पर ध्यान दे तो प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि तृतीयक यानी कि टर्शियरी सेक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। उल्लेखनीय है कि बिहार ने वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि दर हासिल की है, जो कि भारत में तीसरे स्थान पर रहा है। कितने स्थान पे? तो तीसरे स्थान पर रहा। क्षेत्रवार वृद्धि दर की बात की जाए तो बिहार ने वर्ष 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना? तो 9.6%, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र में 3.8% तथा तृतीय क्षेत्र में यानी कि टर्शियरी सेक्टर में 13.3% की वृद्धि दर्ज की है। अब यह बिहार के ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। उसके पहले आपको बता दें कि यह आपके बीपीएससी टीआरयू 3.0 और बीपीएससी 70 पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको कंप्लीट रूप से देखने के लिए अभी तक बने हुए हैं तो धन्यवाद, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो सारे सब्जेक्ट वाइज दिया जा रहा है। अब 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो ये लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, यानी कि कैनाल इरिगेटेड रीजन है, जो कहाँ पे है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। बिहार में नहरों से सिंचाई के मामले में वर्ष 2020-21 में 3.07 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास जिला शीर्ष स्थान पे है, टॉप पे है रोहतास। इसके बाद पश्चिम चंपारण दूसरा स्थान 1.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, और औरंगाबाद तीसरा स्थान पे है। सकल सिंचित क्षेत्र यानी ग्रॉस इरिगेटेड एरिया में सर्वाधिक 4.5 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास जिला टॉप पे है, तो पहला स्थान किसका? रोहतास का है। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स पूरे बिहार के ज्योग्राफी सेक्टर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जामों में, उसका हमने कंप्लीट रूप से डिस्कशन किया है, और यह आने वाले आपके सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।